गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ऑन आवर क्लास जीपीएस। बच्चों, आप सभी के 12वीं का जो है आज इसमें व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत देखेंगे चौथे भाग में बच्चों वित्त नियोजन की सीमाएं। हमारा वित्त नियोजन किस प्रकार की सीमा में कितना दूरी तक अपन कार्य करते हैं, इसका सीमा क्या होता है, इसका फैलाव क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब उनके वित्त के नियोजन हम किस तरह करते हैं, किस सीमा तक कहा जा सकता है। तो देखिए, वित्त नियोजन व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु विभिन्न कारणों से वित्त नियोजन की सफलता में बाधा भी पहुंचाता है। मतलब विभिन्न कारणों से हमको क्या कराता है, नियोजन की सफलता में बाधा भी पहुंचाता है और भूमिका भी निभाता है। वित्त नियोजन की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित है। पहला देखेंगे बच्चों, पूर्वानुमानों पर आधारित, मतलब हम किसी भी कार्य को पूर्वानुमान में के रूप में हम कार्य को करते हैं। तो वित्तीय नियोजन प्रायः भविष्य की गर्त में देखता है ना। भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भावी जो है भविष्य जो है सदैव अनिश्चित रहता है। अतः इस अनिश्चितता के कारण कभी कभी पूर्वानुमान जो है असफल भी हो जाते हैं, जिससे वित्तीय योजना असफल हो जाता है। मतलब जो हम कार्य अभी भविष्य के लिए सोच के रखें, हो सकता है कभी अनिश्चित होना अच्छा है, कभी हो सकता है अच्छा हो, कभी बुरा हो। जैसे पूर्वानुमान पर आधारित होता है ना बच्चों वहाँ पर नियोजन सीमा। दूसरा है समन्वय का अभाव, मतलब लैक ऑफ का कंडीशनल कोऑर्डिनेशनल करके वित्त योजना जो है वित्तीय नियोजन में संस्था के बाहर के अधिकारियों में समन्वय का होना आवश्यक है, किंतु कभी कभी अच्छा समन्वय ना रहने से अच्छी वित्तीय योजना भी असफल हो ही जाती है। यद्यपि यह दोष अधिकारियों का है, समन्वय का अभाव में। अगला है परिवर्तित जो है दशाएं जो होता है चेंजिंग है ना कंडीशन। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ क्या होता है, नया हो जाता है यहाँ पर। अर्थात आज जो स्थिति है वह कल रहेगी या नहीं आवश्यक नहीं है। जबकि वित्तीय योजना आज की स्थिति को आधार मानकर किया जाता है, परिस्थितियां बदल जाने पर इस अच्छा से अच्छा वित्तीय योजना असफल हो जाता है। मतलब जो सोचा हुआ कार्य भविष्य में कंप्लीट करें, ऐसा होता है बहुत कम है। अगला देखेंगे मानसिक सीमाएं, मतलब मेंटल लिमिटेशन। तो वित्त योजना बौद्धिक श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। अतः वित्तीय प्रबंधकों में अपेक्षित जो योग्यता न रहने पर भी वित्तीय योजना का सही रूपांकन नहीं हो पाता। तो हमें देखिए यहाँ पर सीमाएं वित्तीय योजना के बच्चों। अगला देखेंगे पूंजी संरचना एवं पूंजीकरण, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। तो पूंजी संरचना कैपिटल जो है स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक सुदृढ़ पूंजी जो है संरचना प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता का मुख्य आधार है। यह कंपनी की आर्थिक दृष्टि को प्रकट करती है। वित्तीय योजना बनाते समय पूंजी जो ढांचे की रचना पर भी विचार करना आवश्यक होता है। किसी भी संस्था में पूंजी की कुल मात्रा का निर्धारण कर लेने के पश्चात पूंजी के स्वरूप अर्थात पूंजी की संरचना को निर्धारित किया जाता है। एक व्यावसायिक उपक्रम में पूंजीकरण की राशि को निर्धारित करने के पश्चात यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि पूंजी का स्वरूप क्या होगा, अर्थात पूंजी की संरचना कैसे होगी। दीर्घकालीन पूंजी के लिए अंशपत्र ऋणपत्र महत्वपूर्ण होते हैं, अतः इनका अनुपात क्या होगा, यह महत्वपूर्ण पहलू है। एक सुदृढ़ पूंजी ढांचा कंपनी की सफलता का सही निर्णय होता है। अलग अलग कंपनियों का पूंजी ढांचा भी अलग अलग होना निश्चित होता है। पूंजी ढांचे का जो है आकार व प्रकार व्यवसाय के स्वभाव व उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तथापि सभी कंपनियों में पूंजी ढांचा रचना का विशिष्ट महत्व होता है। अगला है आशय देखेंगे, मीनिंग। किसी भी संस्था कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का विश्लेषण करे तो विदित होता है कि उसकी कुल पूंजी का कुछ भाग समता अंशों में, कुछ पूर्वाधिकार अंशों में और ऋण पत्रों एवं बंधक पत्रों में वितरण किया जाता है। मतलब अलग माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के बीच निर्धारित अनुपात को ही पूंजी ढांचा कहते हैं। अन्य शब्दों में पूंजी ढांचा यह दर्शाता है कि पूंजीकरण की कुल राशि का विभिन्न प्रकार की प्रतिभूति में किस अनुपात के आधार पर वितरण किया गया है। इस प्रकार पूंजी ढांचा का आशय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के पारस्परिक अनुपात से है और इनमें स्वामी पूंजी, पूर्वाधिकार, अंश पूंजी एवं दीर्घकालीन पूंजी को सम्मिलित करते हैं। इसे पूंजी संगठन, पूंजी कलेवर, पूंजी स्वरूप आदि नामों से पुकारा जाता है। अगला देखेंगे परिभाषा के अंतर्गत बच्चों एक पढ़ेंगे, बाकी आपको पढ़ना है अपना। तो बेस्टन एवं ब्राइन के अनुसार जो बताया, पूंजी संरचना किसी फर्म का स्थायी वित्त प्रबंध होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, अधिमान, अंशों तथा शुद्ध मूल्यों से प्रदर्शित होता है।
यहाँ पर बताया गया कि उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूंजी ढांचे में इस बारे में निर्णय लिया जाता है कि कुल आवश्यक पूंजी का कितना भाग अंशों में से एकत्र किया जाए और कितना ऋणपत्रों से अंशों में भी कितना भाग अधिमान पूंजी का रखा जाए तथा कितना जोखिम पूंजी का है। इस प्रकार पूंजी ढांचे में निर्धारित किया जाता है कि व्यवसाय में पूंजी मिश्रित का स्वरूप क्या होगा। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पूंजी संरचना या पूंजीकरण में अंतर क्या होता है। डिफरेंस जो है बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत तो देखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग पूंजी संरचना एवं पूंजीकरण दोनों को ही एक मान लेते हैं, जबकि यह विचारधारा उपयुक्त नहीं। वास्तव में पूंजीकरण में पूंजी की मात्रा को निर्धारित किया जाता है तथा पूंजी संरचना में पूंजी के स्वरूप को निर्धारित किया जाता है, कितना लगेगा हमको, है ना। तो व्यापार में पूंजीकरण के तहत पूंजी की मात्रा कम या अधिक हो सकती है, पूंजी का प्रवाह कम या अधिक हो सकता है, जबकि पूंजी संरचना के अंतर्गत पूंजी के प्रकार में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे 1,00,000 समता अंश के बदले 50,000 के ऋणपत्र व 50,000 के पूर्वधिकार अंश है। इस संबंध में गेस्टबर्नर ने दोनों के अंतर को स्पष्ट किया है। तो देखेंगे गेस्टबर्नर के जो है अनुसार बर्गर के अनुसार बताया, पूंजीकरण एक निगम की स्वामित्व पूंजी है एवं ऋण पूंजी जो इसके ऋण भार द्वारा व्यक्त होती है के बराबर होती है। पूंजी संरचना उन प्रतिभूतियों के प्रकार को व्यक्त करता है जिनमें पूंजीकरण का निर्माण होता है। अगर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है पूंजी संरचना के समय ध्यान देने योग्य बातें कैसे करना है और पूंजी संरचना के गुण एवं आदर्श पूंजी संरचना। तो देखते हैं यहाँ पर एक कंपनी को इस प्रकार की पूंजी संरचना का निर्माण करना चाहिए जिससे कंपनी के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सके। इसलिए कंपनी को आदर्श पूंजी संरचना की स्थिति को चुनना चाहिए। एक पूंजी संरचना सभी कंपनियों के लिए सभी समयों में आदर्श नहीं हो सकता। सामान्य तथा आदर्श पूंजी संरचना में निम्न गुण होना चाहिए। पहला, सरल, सिंपलिसिटी, है ना। कंपनी का पूंजी ढांचा आरंभ में एकदम सरल होना चाहिए। सरलता का तात्पर्य यह है कि प्रारंभ में कम प्रकार की प्रतिभूतियों से धन संग्रह किया जाए। यदि प्रारंभ में ही अनेक प्रकार से धन एकत्र किया जाता है तो उसमें नए प्रस्ताव के प्रति नियोक्ताओं के मन में संदेह पैदा हो सकता है। लोचदार, फ्लेक्सिबिलिटी, जो पूंजी ढांचा इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यवसाय की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए भविष्य में वित्त जो है प्राप्त किया जा सके। कम पूंजी आवश्यक होने पर पूंजी अभाव को कम करने भी संभावना होता है। अगला देखिए पूर्ण उपयोगिता, फुल, है ना, यूटिलिटी। संस्था में उचित पूंजीकरण की स्थिति होनी चाहिए, ना तो अल्प पूंजीकरण हो और ना ही अति पूंजी। जब संस्था में उचित पूंजीकरण होता है तब संस्था के पास पूंजी साधन बेकार नहीं पड़ते रहते हैं तथा उनका अच्छा उपयोग होता है। पर्याप्त तरलता, मतलब इंक्लूडिंग जो है लिक्विडिटी, जो उपक्रम को स्थिर एवं तरल संपत्तियों का एक उचित अनुपात निर्धारित करना चाहिए। तरल संपत्तियों से तात्पर्य जो है चल संपत्ति से, जैसे रोकड़, बैंक, चालू विनियोग तथा प्राप्ति आदि जो है कंपनी की संपत्तियों का मिश्रण इस प्रकार होना चाहिए जिससे संस्था के पास सदैव तरलता बनी रहे। किसी भी संस्था को अपनी पूंजी का कुछ भाग तरल रूप में अवश्य रखना चाहिए। न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट, पूंजी प्राप्त करने के विभिन्न साधन होते हैं। प्रत्येक पूंजी को प्राप्त करने में कुछ न कुछ व्यय अवश्य होता है, अतः ऐसी पूंजी को चुनना चाहिए जिससे प्राप्त की लागत कम से कम आए। न्यूनतम जोखिम, मतलब जो होता है मिनिमम रिस्क। व्यवसाय में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, सभी मालूम, जैसे करों की मात्रा, लागतों में परिवर्तन, मूल्य में कमी, व्यय दरों में वृद्धि, दुर्घटना आदि। इन सभी का उपक्रम की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपक्रमों की पूंजी संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि जिससे इन जोखिमों से सरलता पूर्वक निपटा जा सके। पूंजी पर नियंत्रण, तो सामान्यतः एक कंपनी पर समता अंशधारियों का नियंत्रण होता है, अतः समस्त समता अंशधारियों की मात्रा इतनी अधिक होनी कि इनका पूंजी पर नियंत्रण बने रखे। वैधानिकता, है ना, लीगलिटी, जो उपक्रम की पूंजी संरचना अवैधानिक तथा आर्थिक समस्याओं समानताओं के अनुकूल होना चाहिए। पूंजी संरचना कंपनी के अधिनियम एवं अन्य विद्यमानों के अनुसार बनाया होना चाहिए। विकास प्रेरक, मतलब इंड्यूस टू ग्रोथ, एक आदर्श पूंजी संरचना यह वह मानी जाती है जो उपक्रम की विकास योजनाओं का आधार हो, जो दीर्घकालीन विकास में सहायक हो, पूंजी के कारण कभी भी विकास अवरुद्ध ना हो। इस प्रकार देखेंगे बच्चों आपको पूंजी संरचना को नियंत्रित प्रभावित करने वाले तत्व जो नेक्स्ट भाग में। आज के लिए बेटा गुड डे।